हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट के ऊपर है। जो सब्जेक्ट बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के डीएससी और जीई दोनों कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जिसके हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तथा इसके संभावित सवालों को आंसर को भी देखेंगे। जैसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्वेश्चन पेपर कुल 90 नंबर का आता है तथा इसे सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है। तो चलिए इसके आगे का देखते हैं। तो इसके इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि इसमें इनमें से इन सभी सवालों में से कोई भी 5 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है तथा सभी प्रश्नों के अंक जो होंगे वो एक समान होंगे तथा इसका आंसर हम किसी भी एक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीति के अध्ययन के विभिन्न ढांचे क्या हैं? तो इसके सॉल्यूशन को देखें तो देखते हैं, भारत में राज्य के राजनीति के अध्ययन के निम्नलिखित 3 दृष्टिकोण या 3 उपागम हो सकते हैं, जिसमें से प्रथम है संस्थागत उपागम, द्वितीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम तथा सांस्कृतिक उपागम। अब हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, तीनों किस प्रकार के उपागम है, तीनों किस प्रकार का दृष्टिकोण है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम सांस्कृतिक संस्थागत उपागम को देखें तो इसके अंतर्गत संस्थागत उपागम राज्य राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उपागम है, जो संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। संस्थाओं के आधार पर अध्ययन करने का उद्देश्य अरस्तु के काल में से ही प्राप्त होता है। इनमें अलग अलग प्रकार के तो 158 प्रकार के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। अब अगला अगर हम देखें तो वो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम राज्य राजनीति के विश्लेषण का एक नवीन प्रविधि है, अर्थात एक नया विधि है जो समाज की राजनीति के समझने हेतु आर्थिक तत्वों और कारकों विश्लेषण करता है, तो आर्थिक पहलुओं को शामिल करता है ये। अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक उपागम, जिसमें हम समाज के भाषा, विचार, विश्वास अथवा पूरी रूपरेखा को एक साथ देखते हैं, तो संस्कृति को देखते हुए साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य राजनीति के उभरने के रुझान क्या है? क्या इसके केंद्र राज्य संबंधों पर असर पड़ा है? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है कि राज्य की राजनीति के उभरते रुझान क्या है, अर्थात जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, स्टेट लेवल की जो पार्टी है वो धीरे धीरे अब हमारी राजनीति में आ रही है उभर के। तो इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके केंद्र राज्य संबंधों में क्या प्रभाव पड़े हैं, उसके बारे में बताना है। यदि प्रभाव को देखें हम तो इससे क्षेत्रवाद बढ़ा है, क्षेत्रीय असीमता बढ़ी है, अस्मिता बढ़ी है, साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे अब केंद्रीय स्तर पर आने लगे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के गठन में विभिन्न आयोगों द्वारा अपनाए गए मानदंडों की जांच करें। जैसे कि स्वतंत्रता 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय भारत में इस बात को लेकर चिंता थी कि राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसे लोगों की मांग थी कि लैंग्वेज के आधार पर किया जाए, कुछ मानते थे कि लैंग्वेज के बजाय प्रशासनिक आधारों पर राज्य का गठन किया जाए। तो इसको लेकर कुछ आयोगों का गठन किया गया। उन आयोगों में शामिल थे जैसे कि 1947 में 47 में 48 में किया गया धर आयोग का गठन। उसके बाद जेवीपी समिति बनी। उसके बाद अंतिमता हम देखते हैं कि एक अलग आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग कहते हैं, उसका गठन किया गया। तो फजल अली आयोग ने अंतिमतः लैंग्वेज के आधार पर राज्य गठन करने की बात को माना, परंतु इसके अलावा उन्होंने अन्य कई सारी बातें कही, जैसे प्रशासन को ध्यान में रखना है, क्षेत्रीय अखंडता, देश की अखंडता को ध्यान में रखना है, अन्य मुद्दों की बात भी कही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में
राज्यों के गठन में, सॉरी, ये हुआ क्या है इस क्वेश्चन में है ना, जो पिछले क्वेश्चन का जो हिंदी वर्जन था उसी को इसमें रिपीट कर दिया गया, गलती टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। तो इसके इंग्लिश वर्जन में कहा गया है, हैज emergence of regional parties resulted in changing the nature of Indian politics। अर्थात जैसे ये से राज्य स्तर की जो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं या लोकल पार्टियां होती हैं, ये जैसे जैसे उभर के सामने आ रही हैं, लोकल पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टियां, तो इससे केंद्र राज्य संबंधों या फिर जो भारत की जो राजनीति है उसे किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसके कई सारे तरीके से आंसर हो सकते हैं, जैसे कि इस जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके आने से क्षेत्रीय मुद्दे अब राष्ट्रीय स्तर पर आ रहे हैं। उसके अलावा तो क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक की लोगों में जागरूकता बढ़ रही है तथा केंद्रीय निरंकुशता में भी कमी आई है, तथा इससे कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा, क्षेत्रवाद बढ़ रहा है इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पूंजीवाद के उदय के कारणों के पर चर्चा करें। इसने भारत में किसानों के मुद्दों को कैसे सुगम बनाया है। तो अगर इसके हम सॉल्यूशन को देखें तो कृषि पूंजीवाद के उदय के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण अगर हम देखें तो वो हो सकता है हरित क्रांति और कृषि का आधुनिकीकरण। हरित क्रांति के बाद धीरे धीरे कुछ गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि कृषि में काफी ज्यादा वृद्धि हुई, उत्पादों में वृद्धि हुई। सेकेंड हो सकता है हमारा भूमि का केंद्रीकरण। या छोटे छोटे किसान जो होते थे या छोटे छोटे जोते होती थी उनको संकेंद्रण करके बड़ी जोतों में मिलाया गया। तब तीसरा हो सकता है बाजार उन्मुख उत्पादन, जैसे कि अब जो नगदी फसल होती है उन पे विशेष ध्यान दिया जाने लगा बजाय की विविधता पर। चौथा, राज्य का समर्थन और निवेश। राज्य सर किसानों को समर्थन देने लगा, जैसे एमएसपी तरह, उसके अलावा उनको कई बार सब्सिडी वगैरह देता है। और कृषि अब एक तरह से व्यवसाय के रूप में किया जाने लगा। ये सब कारण थे जिसने कृषि पूंजीवाद वर्ग के उदय को संभव बनाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाउ हाउ सॉरी वैश्वीकरण ने भारत के ग्रामीण बाजारों को कैसे प्रभावित किया। क्या इसने भारत में किसान आंदोलन की दिशा बदल दी। तो अगर वैश्वीकरण के ग्रामीण बाजारों को प्रभाव को देखें तो इसके एक सकारात्मक प्रभाव भी है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जिसने किसानों को बाजार तक पहुंच बढ़ा दी है। इसके अलावा इसने जो टेक्नोलॉजी है उस तक लोगों की पहुंच बढ़ाई है, किसानों की पहुंच बढ़ाई है। तथा जो कृषि के अलावा और रोजगार हो सकते हैं उन गैर कृषि रोजगारों में वृद्धि की है या उनको लाया है। तथा जो बुनियादी स्तर के जो ढांचे होते हैं, जैसे सड़क हो गया, परिवहन हो गया इत्यादि को भी काफी ज्यादा सब लोगों के लिए संभव बनाया है। इसके नकारात्मक पहलुओं को अगर हम देखें तो वो हो जाएगा प्रतिस्पर्धा, आय की असमानता, क्योंकि बड़े किसान तो फायदा उठा ले रहे हैं वैश्वीकरण का, परंतु जो छोटे किसान हैं उनको उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उपभोक्तावाद और संस्कृति पर प्रभाव, क्योंकि विदेशी स्तर पर सस्ते सामान आ जाते हैं जिससे कि देसी किसानों को घाटा होता है। तथा कृषि पर दबाव, क्योंकि अब इन सब कारणों से जो नगद फसल होते हैं उनको अधिक उगाया जाने लग गया, जिससे कि जो फसलों की विविधता होती है वो धीरे धीरे डाउन होती गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के विकास की नीतियों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। क्या इसके परिणाम स्वरूप राज्यों का विकास असामान्य हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसका हर राज्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। शायद इस कारण से अलग अलग राज्यों का विकास अलग अलग हुआ है। इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों के नीति के कारण नीति निर्माण में राज्यों की बड़ी हुई भूमिका का विश्लेषण करें। जैसे कि भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में जीएसटी लाया गया, जिसके कारण या और भी कई सारे अलग अलग सुधार किए गए, जिसके कारण जो राज्यों की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा बड़ी है। उसी का विश्लेषण करने की बात की गई है इसमें। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1980 के दशक में राज्यों की चुनावी राजनीति की प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि 1980 के बाद राजनीति में जो कुछ नए मुद्दे वगैरह सामने आए, जैसे कि मंदिर का मुद्दा, इसके अलावा जाति, क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद धर्म इत्यादि मुद्दे काफी ज्यादा उभर कर सामने आए हैं। इन्हीं सब परिवर्तनों की बात करनी है हमें इसके अंतर्गत। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें हमारा, तो अगला क्वेश्चन है अ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इनमें कुछ हमें टॉपिक दिए गए हैं, जिनमें से हमें कोई भी दो टॉपिक पर हमें टिप्पणी करनी है। तो हमारा टॉपिक है भारत में राज्य की राजनीति की विशेषताएं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है उसके बारे उसके ऊपर, और राज्यों पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव, और भारत में राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, यानी लोकल पार्टीज की भूमिका। तो ये हमारा क्वेश्चन था, पेपर था स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का, जिसके मैंने संभावित सवालों के जवाब किस प्रकार के हो सकते हैं उसके ऊपर ही बात किया। तो इसमें कुल हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10वां क्वेश्चन पॉइंट वाला होता है, जिसमें दो टॉपिक को इसे लिखने होते हैं। इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो सभी क्वेश्चंस के नंबर हमें एक समान ही मिलते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो या अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।